हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ और टर्म 2 के एग्जाम के अकॉर्डिंगली हम लोग आज चैप्टर नंबर 5th दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 10 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इज जीरो अ टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दी हुई है और आपको ये बताना है क्या जीरो इस एपी में कहीं पे आएगा। चलिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म लिख लें, फिर डी कैलकुलेट कर लें जो है A2 माइनस A1। 28 माइनस 31 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। अब हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे और an को जीरो पे इक्वल रख लेंगे। मतलब जो भी टर्म आपसे पूछी हुई है आप उसको जीरो लिख लोगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। फिर आप ए एन का फॉर्मूला लगाओगे जो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू आपको पता है, एन हमें नहीं पता, डी की वैल्यू माइनस का 3 है और ए एन की वैल्यू 0 है। -3 को n से करेंगे माइनस का 3n, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3, 31 और 3 को ऐड करेंगे 34। 34 शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कैंसिल। तो n की वैल्यू आपके पास 30/3 आ गई जो कि 11.33 बन जाएगा। अब n जो है वो कभी भी पॉइंट में या फिर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए अगर किसी भी वैल्यू को उस एपी का हिस्सा बनना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज n मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n की जो वैल्यू है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 लाइक दैट होनी चाहिए। सो जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। तो जीरो एक एपी का टर्म इस एपी का टर्म नहीं है क्योंकि n की वैल्यू हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने का बहुत ज्यादा चांस है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का डन हो गया। सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको इस एपी की आखिरी 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। आपको तो वैसे तो पता ही है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म या nth टर्म दी हुई हो, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हो, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमें अगर यहाँ पे स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता सम तो बहुत आसान था। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, डी कैलकुलेट कर लेते, लास्ट टर्म हमें गिवन थी तो फॉर्मूला दोनों में से कोई भी लगा लेते और फाइंड हो जाता। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो लास्ट 10 टर्म्स की बात की है तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। चलिए वो पहले फाइंड करते हैं। तो जो ये गिवन एपी है 8 10 12 126, इसमें हम लोग पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। इस एपी की फर्स्ट टर्म 8 है, डी कैलकुलेट कर लेंगे A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। आखिरी टर्म की वैल्यू 126 है तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a की वैल्यू 8 हो गई, n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 2 है और a n की वैल्यू 126 है। तो ब्रैकेट को खोल लेंगे मल्टीप्लाई करके, 8 में से 2 गया 6 और जब आप 6 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का दैट इज 120। तो n की वैल्यू आ गई 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो यानी कि जो एपी हमें गिवन है उसमें टोटल 60 टर्म्स हैं, यानी कि A2 A3 सो ऑन। और हमें लास्ट 10 टर्म्स की बात की तो यानी कि A51 A52 A53 A60। तो हमें यहाँ पे ये एपी दी हुई है और हमें जो आखिरी 10 टर्म्स हैं यानी कि A51 से लेकर A60 की टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग फॉर्मूले की अपनी बात करें तो फॉर्मूले जो हम लोग यूज करेंगे एस एन वाला n/2। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म
अब जो ये अपने पास जो सेगमेंट बना है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है A51, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को रिप्लेस कर देंगे A51 से। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक एपी में एक नई एपी है जो हमें उसका सम फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू आपके पास गिवन ही होगी, एल मतलब यहाँ पे 60th टर्म होगा तो A60 हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। मैं आपको वो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट 10 टर्म्स का सम पता करना है। A51 कैलकुलेट कर सकते हैं आप ए एन एन के फॉर्मूले से, A प्लस 50D। ए फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 है, तो इट विल बी 8 प्लस 100 108। तो 108 जो है वो 51st टर्म की वैल्यू हमारे पास बनेगी। A60 यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 126। तो अब फॉर्मूले में हमें बस पुट कर देना है n/2 A51 यानी कि 108, A60 यानी कि 126। ये कट आउट होके 5 आ जाएगा, इनका ऐड करोगे 234, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170 आ गया। मैं कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं। 234 मल्टीप्लाई बाय 5, यस, तो 1170 हमारा आंसर आ गया है। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता तो वो कैसे करते, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपन। तो इस फॉर्मूला में भी हमें एस एन इज इक्वल टू n/2 2a, ए फर्स्ट टर्म होता है तो यहाँ पे हमारे इस एपी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म 51 बनती, n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दो, 2 इंटू A51 की वैल्यू 108 है तो 108 पुट कर दो, n माइनस 1 10 माइनस 1 9 होता है, और d अपना इस एपी के लिए 2 है, कट के ये 5 आ गया, ये 216 आ गया, प्लस का 18 आ गया, 5 multiply by 234 and you can clearly see कि we will get the same answer। तो मतलब दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डन हुआ। चलिए थर्ड करते हैं अब। Determine k so that this are three consecutive terms of an AP। तो हमें k इस तरीके से पता करना है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं वो एक AP की टर्म्स बन जाएं। चलिए सबसे पहले A1 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेट A1 k स्क्वायर, ये K2 नहीं है, ये k का स्क्वायर है, प्लस 4k प्लस 8। फिर सेकेंड टर्म 2k2 यानी कि 2k स्क्वायर है, 3k प्लस 6, और A3 है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब अगर ये तीनों AP में है, S A A2 A3 फॉर्म एन AP, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप A2 में से A1 माइनस करोगे तो यानी कि जो D1 है, और A3 माइनस A2 माइनस करेंगे जो कि D2 है, तो D1 और जो D2 है वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेकंड माइनस 1 और थर्ड माइनस 2 शुड बी इक्वल, और वी कैन से D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू इक्वल हो गई। तो A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर दो, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू A3 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2 है, A2 की वैल्यू पुट कर दो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ब्रैकेट खोल देंगे अब अपन, माइनस लगा हुआ है तो सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो नेगेटिव कर देंगे, A3 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो A2 है उसके साइन सभी के चेंज हो जाएंगे।
अब 2k² में से 1k² गया, 1k² बच गया। 3k में से 4k माइनस करेंगे, माइनस का k। 6 में से 8 गएंगे, माइनस का 2। 3k² में से 2k² माइनस करेंगे, k²। 4k में से 3k करेंगे, 1k आ गया। और 4 में से 6 करेंगे, माइनस का 2 आ गया। k² के साथ k² कैंसिल हो जाएगा, -2 के साथ -2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि माइनस के इज इक्वल टू प्लस के बच गया। ये वाला के जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन नेगेटिव का रहता है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 0/-2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर इन तीनों टर्म्स में आप k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये एक AP बन जाएगा। ये तो चेक भी बड़ा आसान है। 0 + 0 8 आ जाएगा, 0 + 0 + 6, 0 + 0 + 4 4। तो आप देख सकते हो तीनों नंबर जो है वो क्लियरली AP में आ रहे हैं। जो डिफरेंस है वो -2 यहाँ पर जनरेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, split 207 into 3 parts such that these are in AP। 207 को 3 हिस्सों में तोड़ना है इस तरीके से कि वो AP बन जाए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। और जो छोटे पार्ट हैं दो, उनका जो प्रोडक्ट है वो 4623 बनना चाहिए। चलिए, लेट A, A2, A3 are the three parts of 207 which forms an AP। तो हमने A1, A3, A2, A3 तीन पार्ट्स बना लिए 207 के, जो कि AP बनाएंगे। डी लेट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले तो तीनों हिस्सों को तोड़ा है और तोड़ने के बाद जो है वो मतलब 207 तोड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आप तीनों को ऐड करेंगे A+2 + A3 तो वी विल गेट 207। तो तीनों टर्म्स को ऐड करके हमें 207 मिलने वाला है। ए को तो ए लिखेंगे, A2 को A+D लिख देंगे और A3 को A+2D लिखेंगे। A plus A plus A that is equal to 3A, D plus 2D that is equal to 3D is equal to 207। तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो A plus D is equal to 207/3। ये हमारे पास आ जाएगा 69। A plus D की वैल्यू आ गई हमारे पास 69। यहाँ से आप एक रिलेशन और बना लेते हैं, 69 - A। तो इसको मैं 1 लेट कर लेता हूँ, नीचे वाली को 2 लेट कर लेता हूँ। जिसकी जरूरत पड़ी हम लोग उसी चीज को यूज कर लेंगे। अब उन्होंने जो दूसरी बात कही है कि दो छोटे पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 4623 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में यूज करना है। 207 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास 3 टर्म्स बनेंगी। और जो 3 टर्म्स बनेगी तीनों की तीनों पॉजिटिव होंगी। क्यों? क्योंकि 207 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म होगी, जो सेकंड टर्म होगी और जो थर्ड टर्म होगी, वो तीनों की तीनों क्या होगी? पॉजिटिव। तो जो सेकंड टर्म है वो A+D है और थर्ड टर्म A+2D है। तो जब तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो D होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्योंकि 207 को जब तीन हिस्सों में तोड़ने वाले हैं, तीनों पॉजिटिव मिलेगा तो छोटे से बड़ा नंबर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट्स बनेंगे वो पहली दो टर्म्स बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इज इक्वल टू 4623। तो A मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू 4623। अब A2 की वैल्यू क्या होती है? A+D होती है। तो A+D की वैल्यू डायरेक्टली 69 आ रही है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली A+D की जगह पर 69 पुट कर देना है। तो अब यहाँ से आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1।
तो 4623 डिवाइडेड बाय 69, तो 67 जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू पुट कर दोगे 2 में, पुट a इज इक्वल टू 67 इन 2, यहाँ पे ये d है, तो आपके पास बन गया 67 इज इक्वल टू 69 माइनस डी, तो डी इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 2, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया है मेरे पास +2। तो अब हमसे उन्होंने तीनों पार्ट्स पूछे हैं, तो तीनों पार्ट्स अपन लिख देते हैं, साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो a1 है, दैट इज 67, सेकंड टर्म है a प्लस डी, तो 67 में 2 ऐड करेंगे 69, और थर्ड टर्म है जब सेकंड में ऐड कर देंगे 2 तो इट विल बिकम 71। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू a1, a2 और a3 की कैलकुलेट हो गई। अगर हम लोग इसको 67 प्लस 69 प्लस 71 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 207। जो फर्स्ट टू टर्म्स है अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके देखते हो तो यू विल गेट 4623। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। इसको क्लियर करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी के एंड से, यानी एंड मतलब -100 से चलते हुए हमें 12th टर्म पता करनी है। तो अगर सिंपल होता कि 12th टर्म पता करो फिर तो आप सीधा an का फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप करना है रिवर्स द एपी। एपी को रिवर्स कर दे। रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट बन जाएगी और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन जाएगी। तो ये आपने रिवर्स कर दिया है एपी को। अब इस एपी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास? -100। 12th आपने कैलकुलेट करनी है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो लास्ट टू टर्म्स है उनको माइनस कर देंगे, मतलब लास्ट वाली टर्म माइनस उससे प्रीवियस वाली टर्म, तो इट विल बी प्लस का 2। वैसे भी आप क्लियरली देख सकते हो, -6 में 2 ऐड करेंगे -4, -4 में 2 ऐड करेंगे -2, तो जो डी है वो 2 आएगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए तो जो ओरिजिनल एपी है उसका डी निकाल लो और उसका साइन चेंज कर दियो, मतलब अगर पॉजिटिव आए तो नेगेटिव कर दियो, नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर दियो, अगर आप एपी को रिवर्स करके डी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो अब ए एन का फॉर्मूला यूज कर दो। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो गया। n की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू -100, 12 माइनस 1 दैट इज 11, और d की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 100 प्लस का 22, सो वी विल गेट माइनस का 78। तो 12th टर्म जो एंड से अपने को मिलने वाली है वो माइनस का 78 मिलने वाली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन एपी, एक एपी में Sn इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एपी। तो एपी पता करनी है, Sn की वैल्यू आपको दी हुई है। Sn इज गिवन एज n इंटू 4n प्लस 1। सबसे पहले तो n की वैल्यू 1 पुट कर दें, 4 प्लस 1, तो इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5। फिर n की जगह 2 पुट कर दें, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 18। ओके, अब अगर S1 और S2 आ गया तो हमारे पास जो AP है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो S1 होता है वो हमेशा A1 के इक्वल होता है या A के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और S1 का मतलब क्या होता है? एक टर्म का सम। तो जो आपके पास एक टर्म है वो जो सेम होती है वही आपके पास बनेगी, दैट इज इक्वल टू 5। S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स मतलब पहली और दूसरी। तो S2 की वैल्यू आपके पास 18 है, A की वैल्यू 5 है, एंड यू कैन कैलकुलेट A2। 5 उधर ले जाओ, तो A2 की वैल्यू आ गई
13। नाउ आप डी कैलकुलेट कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस जो होगा A2 माइनस A1, सो 13 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब आपके पास AP क्या होता है, A2 A3 A4 सो ऑन। A का मतलब तो यही होता है, A2 का मतलब A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D लाइक दैट। तो A हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 5। 5 उसके बाद D ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम 13, फिर D ऐड कर दो 21, फिर ऐड कर दो 29। तो इस तरीके से ये एक AP आपके पास तैयार हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक चीज क्लियर हो जाती है तो आप लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The ratio of the 11th term to the 18th term of an AP is 2:3। किसी AP की 11th term और 18th term का जो रेशियो है वो 2/3 है। Find the ratio of the 5th term to the 21st term। A5 upon A21 हमें फाइंड आउट करना है इनका रेशियो। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, और S5 और S21 टर्म्स का सम भी पता करना है। चलिए सबसे पहले हमें गिवन है A11 अपॉन A18 इज इक्वल टू 2/3। तो AN का फॉर्मूला से A11 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, और A18 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 17D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू 2 2A, 17 इंटू 2 34D, 3 इंटू A 3A, 10 इंटू 3 30D। A वाले एक साइड कर लेते हैं और D वाले एक साइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका माइनस A इज इक्वल टू माइनस का 4D, और वी कैन से A इज इक्वल टू 4D। तो A और D के बीच में हमें एक रिलेशन जनरेट हो गया। अब हमें रेशियो पता करना है A5 अपॉन A21 का। A5 को हम लोग AN के फॉर्मूले से लिख सकते हैं A प्लस 4D, और A21 को लिख सकते हैं A प्लस 20D। A की जगह 4D पुट कर दो क्योंकि हमने रिलेशन यहां पर बनाया है। फ्रॉम 1 4D plus 4D will be equal to 8D, 4D plus 20D it is equal to 24D। D के साथ D कैंसिल हो गया तो you will get 1/3। तो यानी कि A5 अपॉन A21 का जो रेशियो है वो 1/3 आ गया। अब हमें फाइंड करना है S5 अपॉन S21 का रेशियो। अब S5 का मतलब क्या होता है, S5 का मतलब होता है N, अगर मैं यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर ही करेंगे अपन। चलिए ये हमने रख लिया ताकि अगर यूज पड़े तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो S5 अपॉन S21। Sn का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब n कितना है यहाँ पे 5, तो 5/2 2 इंटू A, फर्स्ट टर्म A लेट कर लो, n-1 5-1 4D, डिवाइड बाय n/2 21 हो गया, 2A, n-1 21-1 20D। तो ये हम लोगों ने क्या किया, Sn का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू यहाँ पे सिंपली क्या करती है, पुट करती है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/21, 2A 2 इंटू A, तो A की जगह पे 4D पुट कर दो, और इधर भी A की जगह पर 4D पुट कर दो।
तो इट विल बी 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस 20d। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। 5/21, तो ये आपके पास बन गया 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12d और 8d प्लस 20d दैट इज 28d। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर d की जो वैल्यूज थी उनको ऐड कर दिया। d के साथ d कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 4 इंटू 7, तो ये आपके पास बन गया है, ये भी कट जाएगा। तो 5/49, तो ये जो सम का रेशो है वो 5/49 जो है वो आ गया, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं अब। नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है तो उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 437। सॉल्व का मतलब यह है कि हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अपना क्लियरली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू -4 है, a2 की वैल्यू -1 है, a3 की वैल्यू 2 है, तो d1 कैलकुलेट करते हैं अपना। a2 माइनस a1, तो इट विल बी -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3। फिर अगर अपन d2 कैलकुलेट करेंगे, a3 माइनस a2, 2 माइनस -1, तो 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो d सेम आ गया, तो इसलिए मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक AP है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता करनी है x, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है कि हमें n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पर an वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, जो क्या है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास -4 है, n हमें नहीं पता, d 3 आया है, और लास्ट टर्म की वैल्यू x है। सो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू x। तो -3 आपका ये हो जाएगा 3n माइनस का 7 इज इक्वल टू x। यहां से आप n की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो x प्लस 7/3, तो ये n की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ये वैल्यू हम तो इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। Sn की वैल्यू हमें 437 दी हुई है, तो Sn की जगह 437 रख देंगे। n जो है वो x प्लस 7/3 आया है, नीचे 2 डिवाइड में आ रहा है तो 2 लिख देंगे। a है -4 और l लास्ट टर्म है आपके पास x। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है, और जब इसको आप क्रॉस लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 437 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 2622। तो x प्लस 7 -4 प्लस x, ये पूरा आप ब्रैकेट में लगा लेंगे। 2622, तो x को -4 से किया -4x, x को x से किया x², 7 को -4 से किया 28, और 7 को x से किया 7x। थोड़ा पार्ट इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपके पास बन गया x² -4x प्लस 7x 3x हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू 2622। 2622 को इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब आप 28 और 2622 को ऐड करेंगे तो आई विल गेट 2650, लेकिन साइन माइनस का रहेगा।
तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है और नंबर भी थोड़े बड़े हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना हम लोग प्रेफर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो a है वो फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2650 विद नेगेटिव साइन है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2650 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,600 आ गया। 10,609 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बन गई। अब x कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू है 10609, 2 इंटू ए 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो पहले अब अपन 10609 का रूट फाइंड करते हैं, पेयर बनाएंगे 062, ये स्मॉल है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। नेक्स्ट पे उतार लेंगे 609, तो 103 आ गया हमारे पास। 103 मल्टीप्लाई बाय 103, यस। तो जो रूट आएगा वो 103 होगा अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार हम लोग प्लस कर देंगे और एक बार हम लोग नेगेटिव कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 100 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 50, और ये आपके पास बन जाएगा 106 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 53। अब माइनस का 53 हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। वाई? क्योंकि जो डी की वैल्यू आई थी आपके पास, वो आपके पास आई थी वैल्यू पॉजिटिव। और वैसे ही आप देख सकते हो कि ये जो एपी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे पॉजिटिव टर्म आ गई तो नेक्स्ट वाली टर्म्स भी सभी पॉजिटिव ही होगी। तो हम लोग लिख देंगे एज डी इज पॉजिटिव सो एक्स शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो डी पॉजिटिव होने की वजह से जो एक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एपी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो यानी कि जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो 50 यहाँ पर बनी है, और ये हमारे पास आंसर डन हो गया। इसको क्लियर कर लेते हैं। An AP consists of 37 terms. एक AP में 37 terms है। The sum of three middle most term is 225. जो बीच की 3 terms है उनका sum 225 है। And sum of last term 3 is 429. और जो आखिरी की 3 terms है उनका sum 429 है। तो AP पता करनी है। तो 37 का मतलब क्या हो गया, A, A2, A3, A19, A20, A34, 35, 36, 37। तो इस तरीके से ये 37 टर्म्स है। तो 3 मिडिल मोस्ट, देखिए आपके पास 37 है, ये एक और नंबर है, तो आप क्या करोगे उसमें 1 ऐड कर दो, तो इट विल बी 38 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या है, 37 टर्म्स जो है उसकी सबसे जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो 19th आएगी। क्योंकि 3 की बात की है तो इसका मतलब एक आप माइनस कर दोगे और एक आप प्लस कर दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस एपी में 37 टर्म्स हैं, अगर उनकी 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स की बात की जाती है तो वो कौन कौन सी होंगी, 18, 19, 20। और नंबर है तो और नंबर में टर्म्स में एक ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो, तो ये सबसे मिडिल वाली टर्म आ जाएगी।
एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली टर्म लेके वो आपका क्या बन जाएगा, 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दिया हुआ है कि A18 प्लस A19 प्लस A20 इन 3 टर्म्स का जो सम है वो 225 दिया हुआ है, और साथ में हमें कहा है कि जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 429 है। लास्ट की 3 टर्म मतलब अगर टोटल 37 है तो 35, 36, 37 इनका जो सम है वो 429 है। अब A18 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D। A18 को लिख दिया अपन ने A प्लस 18D और A20 को लिख दिया A प्लस 19D। A तो यहाँ पे 3A आ रहा है, 17, 18 और 19 इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो 17 प्लस 18 प्लस 19 तो 54 ये हमारे पास बन गया। 54D इज इक्वल टू 225। 3 यहां से आ जाएगा अपना कॉमन, 3 को जब अपन डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा 75। तो यानी कि A और D के बीच में हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर तैयार हो गया। इसको अपन 1 लिख लेते हैं, इसको अपन 2 लिख लेते हैं। उसके बाद A35 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 34D, A36 को A प्लस 35D और A37 को A प्लस 36D। Now A again 3A प्लस 34, 35 और 36 को ऐड करेंगे तो I will get 105 इज इक्वल टू 429। D भी आएगा इधर, 3 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 35D आ गया। तो A प्लस 35D इज इक्वल टू 429 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 143। अब आपने करना क्या है, अब A की जो ये वैल्यू है 75 माइनस 18D वो यहाँ पर पुट कर देनी है। तो 75 माइनस 18D प्लस 35D इज इक्वल टू 143 फ्रॉम 2। 18 में से 35 रहेंगे, 17 रहेगा प्लस का, और 75 को उधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस का। तो ये आपके पास आ जाएगा 68। तो D की वैल्यू आ गई 68 बाय 17 दैट इज इक्वल टू 4। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 4 बन गया। अब D की वैल्यू 2 में पुट कर दो, D की वैल्यू सॉरी 4 पुट करेंगे इन 2। तो A इज इक्वल टू 75 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 18 इंटू 4 आपका 72 होता है, तो इट विल बी 3। तो यानी कि जो एपी हमें फाइंड करनी है उसकी फर्स्ट टर्म A 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अब हम लोग एपी लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो एपी क्या होता है, A2, A3, A4 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 3 है। A2 कैसे कैलकुलेट होगा, प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दो दैट इज 7, देन 11, देन 15, 19 सो ऑन। 3-4 टर्म्स काफी है। तो इस तरीके से ये वाली एपी थी जो आपको रिक्वायरमेंट थी, और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500। 1 से 500 में आपने इंटीजर्स का सम पता करना है विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। जो 2 और 5 के टेबल पे जाते हो, मतलब 2 के टेबल पे भी जा सकते हैं, 5 के टेबल पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहली बात तो ये देखिए फ्रॉम है तो इसका मतलब 1 और 500 दोनों इंक्लूड है। अगर बिटवीन होता तो 1 और 500 इंक्लूड नहीं होते।
उसके बाद यहाँ पे जो अभी रिक्वायर्ड सम है वो क्या है, सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसे इंटीजर जो 2 के टेबल पे आते हैं उनका सम पता करेंगे, प्लस सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5। फिर जो 5 के टेबल पे आते हैं इंटीजर्स उनका मतलब सम पता कर लेंगे अपन। लेकिन इनमें वो नंबर आ गए हैं जो रिपीट हो गए, जैसे 2 के टेबल पे 10 आता है और 5 के टेबल पे भी 10 आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो 10 है वो 2 बार काउंट हो गया। इसी तरीके से 20 भी 2 बार काउंट हो जाएगा, 30 40 भी 2 बार काउंट हो जाएगा। तो यानी कि हमें माइनस करना है सम ऑफ इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स का सम मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, जो 2 और 5 दोनों के टेबल पर एक टाइम पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एंड शब्द आ जाए तो इसका मतलब ये होता है वो नंबर चुनते हो आप लोग जो दोनों के टेबल पर साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, जैसे 10 20 30। लेकिन वो नंबर नहीं आप चुन सकते हो जो एक ही के टेबल पे आएंगे, जैसे 2 के टेबल पे 4 आता है लेकिन वो 5 के टेबल पे तो आता नहीं, तो आप 4 नहीं चूज कर सकते। 15 5 के टेबल पे आता है लेकिन 2 के टेबल पे नहीं आता, तो आप 15 भी चूज नहीं कर सकते। वो तब लगता है जब आपके पास शब्दों में और होता है, और का मतलब ये होता है चाहे 2 के टेबल पे जाए चाहे 5 के टेबल पे जाए कोई मतलब नहीं है। चलिए पहले पता करते हैं सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको आप S1 लिख लेते हैं, इसको S2 लिख लेते हैं और इसको S3 लिख लेते हैं और ये कैपिटल S लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं ताकि लास्ट में इसमें पुट कर देंगे। तो S1 का मतलब क्या हो गया, इंटीजर जो कि 2 पे मल्टीपल होंगे। तो 1 से स्टार्ट करके 2 के टेबल पे क्या आएगा, 2 + 4 + 6, कहाँ तक जाएगी कहानी, 500 तक जाएगी क्योंकि शब्द फ्रॉम यूज किया हुआ है, तो 500 इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, d है a2 - a1 दैट इज इक्वल टू 2, 4 - 2 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो लेट अस कैलकुलेट a + n - 1 into d is equal to an। तो 2 + n - 1 into 2 an, या लास्ट टर्म के लिए 500 दी हुई है, तो 2 + 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 500। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n की वैल्यू आ गई 500 और वी कैन से n आ गया है 250। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 250 है। तो S1 क्या निकलेगा अपने पास, फॉर्मूला क्या होता है n/2, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है तो इसलिए यूज कर लेंगे a + l। तो 250/2 a + l, तो ये आ गया आपका 125 मल्टीप्लाई बाय 502। तो 125 को 502 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई एम गेटिंग 62,750। इसको अलग से लिख लेते हैं अपना 6257750। तो ये S1 आ गया है, मतलब जो इंटीजर्स 2 के टेबल पे आते हैं उनका सम 62,750 डन हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं अब आपका कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि अब आपका कैलकुलेट करेंगे S2। S2 का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। S2 का मतलब है कि हमने जो ये वाला आपका बना है इसको हमने S2 नाम दिया है। आप इसको नोटेशन चेंज ही कर लो, पिछली वाले को S- लिख लियो, इसको S डबल डैश और इसको S ट्रिपल डैश, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो S डबल डैश क्या होता है, 5 के टेबल वाले, तो 5 + 10 + 15 और ये कहानी जाएगी 500 तक। फर्स्ट टर्म 5 हो गई, डी कैलकुलेट कर सकते हैं
n नहीं पता तो n के लिए वही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a की वैल्यू 5 है, n पता करना है, d 5 है, a n की वैल्यू 500 है। तो 5 के साथ 5 कैंसिल, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 100। इसका मतलब क्या है कि टोटल 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऐसे 100 अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको अपन ने ऐसे डबल डैश माना है। तो n/2 यानी कि 100/2, फर्स्ट टर्म 5 है और l की वैल्यू 500 है। तो ये बन गया आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 505। तो ये बन गया 25,250। तो ऐसे डबल डैश की वैल्यू 25,250 हमारे पास बन गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे ट्रिपल डैश पता करना है जो कि ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों के टेबल पर साइमल्टेनियसली जा रहे हैं। तो S ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 और ये कहाँ तक जाएगा 500 तक जाएगा। तो सबसे पहला काम तो वही है, अपने को n नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे। तो 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया, n नहीं पता, d 10 है। तो 10 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 500। 10 से 10 कट जाएगा तो n की वैल्यू आ गई है 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 अपने पास आ गया है। तो आप ऐसे ट्रिपल डैश फाइंड कर लेंगे अब, यानी कि 50 टर्म्स का सम। तो n/2 दैट इज 50/2। फर्स्ट टर्म 10 है और आखिरी टर्म 500 है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 510, ये बन जाएगा आपके पास 12,750। इसको माइनस करना है। तो ये हमारे पास सारे जो है वो वैल्यूज आ गई है। अब हमें एस कैलकुलेट यानी कि सम कैलकुलेट कर लेना है। तो s इज इक्वल टू एस डैश प्लस एस डबल डैश माइनस एस ट्रिपल डैश। तो एस डैश की वैल्यू थी 62,750, एस डबल डैश था 25,250 और ट्रिपल डैश था 12,750। तो आप इसको अपा कर देते हैं। 62,750 में प्लस करेंगे 25,250 और माइनस करेंगे 12,750। तो आई एम गेटिंग 75,250। तो ये आपके पास टोटल जो सम है वो आ जाएगा ऐसे नंबर्स का जो 2 के टेबल पे और 5 के टेबल पर जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा जो 10th क्वेश्चन का सेगमेंट था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।